नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं शिक्षण विधियों की। पहले ही आज क्लास है और पहली क्लास के अंतर्गत शिक्षण विधियां की जहाँ से शुरुआत होते हैं हिंदी भाषा शिक्षण। हिंदी भाषा शिक्षण की जो सामान्य जानकारी है दोस्तों, आज हम इस पहली क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे और ग्रेड सेकंड और रिट दोनों के लिए जो उपयोगी शिक्षण विधियां हैं दोनों का एक साथ ही अध्ययन करेंगे। इसके साथ में सामाजिक विज्ञान के साथ में दोस्तों गणित और विज्ञान है इन्हें की, और इसके साथ में हिंदी की तो है ही है। हिंदी के साथ में संस्कृत की जो शिक्षण विधियां हैं वो संस्कृत में तो आती है, लेकिन उसका भी हिंदी में अनुवाद करके ही आसानी के साथ में समझा जाता है। तो ये जो प्रत्येक विषय के लिए जो काम में आने वाले शिक्षण विधियां हैं उन सबकी दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत आज हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण। हिंदी भाषा शिक्षण में दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं भाषा के बारे में। इसके बारे में भाषा प्रश्न पिछली बार रिट में पूछा भी गया था कि भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है, यानी भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, यहां से भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो भाषा शब्द है, ये भाषा शब्द भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में, संस्कृत की कौन सी धातु दोस्तों, भाष धातु, संस्कृत की भाष धातु में अन प्रत्यय के जुड़ने से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में अन प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वाचना या फिर बोलना। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई मानी जाती है, तो ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया था। तो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु में कौन सा प्रत्यय, भाष धातु में अन प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वाचना अर्थात बोलना। अर्थात परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को ही दोस्तों भाषा कहते हैं। मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को, कि मनुष्य बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करता है, मनुष्य बोलकर अपने विचारों को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को ही क्या कहते हैं दोस्तों, मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। ये परिभाषा दोस्तों हमें महर्षि पतंजलि के द्वारा पढ़ने को मिलती है। किसके द्वारा, महर्षि पतंजलि की ये परिभाषा हमें पढ़ने को मिलती है कि मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। अर्थात अपने भावों, विचारों व अनुभवों को स्पष्ट रूप से, अर्थात अपने भावों विचारों एवं अनुभवों को, अपने भावों विचारों एवं अनुभवों को स्पष्ट रूप से
स्पष्ट रूप से व्यक्त करना ही, व्यक्त करने को ही भाषा कहते हैं। व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा कहते हैं। तो हम अपने विचार किसी के समक्ष या तो बोलकर व्यक्त करते हैं, अपने विचारों, अपने भावनाओं और अपनी सूचनाओं को किसी के समक्ष दोस्तों बोलकर व्यक्त करते हैं। उसे व्यक्त वाणी को ही किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? उस व्यक्त वाणी को ही भाषा के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से? भाषा के नाम से पुकारा जाता है। और दोस्तों यहां पर हमें भाषा के दो रूप पढ़ने को मिलते हैं। भाषा के रूप और भाषा के कितने रूप? भाषा के रूप दोस्तों, भाषा के हमें दो रूप पढ़ने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत एक उच्चारित या मौखिक भाषा, उच्चारित या मौखिक भाषा। उच्चारित या मौखिक भाषा। दोस्तों उच्चारित या मौखिक भाषा की जो इकाई होती है, उच्चारित भाषा की जो इकाई होती है दोस्तों, इकाई नाद होती है। नाद यानी गूंज, नाद नहीं दोस्तों, नाद होती है। उच्चारित भाषा की इकाई क्या होती दोस्तों? नाद होती है। और दूसरी होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा दोस्तों, भाषा के दो रूप माने जाते हैं, उच्चारित या मौखिक भाषा और इसके साथ में लिखित भाषा। दूसरी पढ़ने को मिलती है दोस्तों लिखित भाषा। उच्चारित या मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दोस्तों लिखित भाषा की जो इकाई होती है, लिखित भाषा की इकाई, लिखित भाषा की इकाई दोस्तों वर्ण होती है। मौखिक और उच्चारित भाषा की इकाई तो नाद होती है, और नाद के साथ में दोस्तों लिखित भाषा की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इसके साथ ही भाषा सीखने का और एक मनोवैज्ञानिक क्रम होता है भाषा को सीखने का। किसका? भाषा को सीखने का एक मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। दोस्तों मनोवैज्ञानिक क्रम भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मनोवैज्ञानिक क्रम में सुनना, सबसे पहले सुनना, उसके बाद में बोलना, सुनना, बोलना, उसके बाद में पढ़ना, और पढ़ने के साथ में लास्ट में सीखा जाता है लिखना। पढ़ना और चौथा लिखना। दोस्तों ये भाषा का मूलभूत कौशल भी होता है। ये भाषा को सीखने का जो वैज्ञानिक क्रम होता है, वैज्ञानिक क्रम, ये भाषा का मूलभूत कौशल भी होता है। क्या होता है? भाषा का कौशल भी। भाषा के कौशल में सबसे पहले दोस्तों सुनना,
बच्चा जब सीखने का प्रयास करता है और सीखने के लिए सबसे पहले वो सुनकर सीखता है, क्योंकि अनुकरण करता है। और आजकल विद्यालयों के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो आधुनिकतम नवीनतम तरीका जोड़ा गया है वो खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है? खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। बालकों का एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बनाकर बालकों को चारों तरफ बैठा लेते हैं, टीचर बीच में बैठ जाता है और एक बच्चे को कोई डस्टर वगैरह देते हैं, और डस्टर वगैरह देकर उसे हमें ए आ बारखड़ी या फिर जो फाड़े वगैरह सिखाने, वो बच्चा चारों तरफ घूमता है, और घूमने के बाद में वो जितना बोलता जाता है बच्चे उसका अनुकरण करते जाते हैं, और फिर वो चुपके से वो जो डस्टर है किसी अन्य बच्चे के पीछे रख देता है, और पीछे रखने के बाद में फिर वो बच्चा ऐसे एक श्रृंखला सी बन जाती है। क्या बन जाती है? एक श्रृंखला बन जाती है जिसमें बच्चे सुन सुन कर सीख जाते हैं। तभी सबसे पहले छोटे बच्चे जैसे संडे मंडे है या फिर अपने जनवरी फरवरी है, ये सब उनसे पूछेंगे तो वो बता देगा, लेकिन उसे ये कहा जाता है कि इसको लिख के दिखा, तब उसको लिखना नहीं आता, तब मना कर देता है कि लिखना नहीं आता। तो सबसे पहले वो सुनता है, और सुनने के बाद में जब वापस बोलने लग जाता है, बोलने के बाद में पढ़ना, और अंत में वो लिखना सीखता है। लेकिन दोस्तों खेल खेल के अंतर्गत फ्रोबेल के अलावा एक और विचारक है जिसकी भी बाल केंद्रित शिक्षण विधि मारिया मांटेसरी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देती हैं, और इसको दोस्तों एक सूत्र के माध्यम से भी हम कर्म का निर्धारण रख सकते हैं। सुबोपली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस सूत्र के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इस भाषा कौशल को मारिया मांटेसरी, जो इटली की निवासी थी, मांटेसरी विधि दोस्तों आगे पढ़ेंगे। मारिया मांटेसरे ने इस क्रम को थोड़ा सा बदल दिया, और उन्होंने इसमें सबसे पहले सुनना, बोलना, और बोलने के साथ में क्रम चेंज करके लिखना, और लिखने के साथ में दोस्तों अंत में क्या किया? पढ़ना। तो अंत में पढ़ना और लिखने के उसने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। तो मूलभूत कौशल के अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना व्यक्त किया जाता है, जबकि मारिया मांटेस ने सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना स्वीकार किया है। तो यहाँ से भी 2-3 प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं, और पूछने की संभावना भी रहती है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में अन प्रत्यय के जुड़ने से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बांचना या बोलना। पतंजलि ने भाषा की परिभाषा को व्यक्त करते हुए कहा कि मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को, लेकिन सार्थक होनी चाहिए। सिट्टी बजाते हैं तो वो व्यक्त वाणी थोड़ी संकेत है वो तो, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वो सार्थक नहीं होती। मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं, अर्थात मनुष्य अपने भावों, विचारों, अनुभवों और सूचनाओं को जिस किसी भी माध्यम से किसी दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है दोस्तों, वो क्या कहलाती है? वो भाषा कहलाती है। भाषा के रूप की बात करते हैं तो कितने माने जाते हैं? भाषा के 2 रूप माने जाते हैं, उच्चारित या मौखिक भाषा। उच्चारित भाषा की जो इकाई होती है दोस्तों वो नाद होती है, और मौखिक लिखित भाषा की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। और भाषा के जो सीखने का वैज्ञानिक जो क्रम होता है वो शुरू से लेकर एंड तक सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो क्रम है उसके आधार पर चलता है। लेकिन मारिया मांटेसरी ने यहाँ पर क्या किया है? इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके लिखना को पढ़ने से पहले स्थान दिया। तो मारिया मांटेसरी के अनुसार सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना यदि विकल्प में आता है तो उसका चयन करना है, और यदि सीधा वैज्ञानिक क्रम पूछा जाता है तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों शिक्षण। शिक्षण शिक्षण दोस्तों, शिक्षण जो शब्द है, शिक्षण शब्द है वो शिक्ष धातु में, कौन सी धातु में? सिक्त धातु में अन प्रत्यय के जुड़ने से बना है। शिक्षण शब्द है वो सिक्स धातु में, कौन सी में? सिक्स धातु में अन प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सिखाना। सीखना या सिखाना। ठीक है,
शिक्षण शब्द है वो संस्कृत की सिक्स धातुओं में कौन सा प्रत्यय अन प्रत्यय के जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अर्थात शिक्षण की परिभाषा दोस्तों हमें पढ़ने को मिलती है। अर्थात अर्थात एक दूसरी परिस्थिति में एक दूसरी परिस्थिति में एक दूसरी परिस्थिति में सीखने तथा सीखने तथा सीखने तथा सिखाने में मदद करने की प्रक्रिया को सीखने तथा सिखाने में मदद करने की प्रक्रिया को दोस्तों शिक्षण कहते हैं। एक दूसरी परिस्थिति में सीखने तथा सिखाने में मदद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? शिक्षण कहते हैं। शिक्षण के अंतर्गत हमें दो तरीके पढ़ने को मिलते हैं, एक शिक्षण विधि और शिक्षण के साथ में एक शिक्षण प्रणाली। शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली कितने रूप पढ़ने को मिलते हैं? यहां पर भी दो तरीके, दो में दोस्तों एक शिक्षण विधि और शिक्षण विधि के साथ में दूसरी हमें पढ़ने को मिलती है शिक्षण प्रणाली। शिक्षण प्रणाली, एक शिक्षण विधि पढ़ने को मिलती है और एक शिक्षण प्रणाली पढ़ने को मिलती है। दोनों में दोस्तों फर्क है कि शिक्षक द्वारा, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं, तो शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में, शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में अपनी विषय वस्तु, कक्षा कक्ष में अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए जो तरीका काम में लेता है, जो तरीका काम में लेता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। उसे ही शिक्षण विधि कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। तो शिक्षक कक्षा कक्ष में अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है दोस्तों। प्रस्तुत करता है तो पहले से लेकर यदि 8वीं तक की क्लास में पढ़ा रहा है या फिर 6वीं से लेकर 12वीं तक की क्लास में पढ़ा रहा है, तो दोस्तों हर क्लास के अंतर्गत वो एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि वो उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अंतर्गत पढ़ा रहा है तो एक अध्यापक को अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए खेल खेल में जो विधियां होती है, खेल खेल में सिखाने वाली विधियों का प्रयोग किया जाता है। यदि वो 10th 11th 12th के अंतर्गत क्लास ले रहा है तो वहां पर वो व्याख्या विधि का प्रयोग करता है। क्या करता है? व्याख्या विधि का प्रयोग करता है। तो शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए वो तरीका काम में लेता है कि हर क्लास के अंतर्गत मुझे अलग अलग शिक्षण विधि से पढ़ाना है, तो वो अपना तरीका जिस प्रकार से प्रयोग करता है पढ़ाने के लिए दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे शिक्षण विधि कहते हैं। लेकिन इस शिक्षण विधि का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। शिक्षण विधि का जो क्षेत्र होता है, शिक्षण विधि का क्षेत्र दोस्तों सीमित होता है। शिक्षण विधि का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि शिक्षण विधि एक कक्षा तक ही सीमित रहती है। कहां तक? एक कक्षा तक ही सीमित रहती है। तो यह केवल एक कक्षा व एक शिक्षक को ही प्रभावित करती है। शिक्षण विधि है, यह विधि एक कक्षा या
एक शिक्षक, एक कक्षा या एक शिक्षक को ही, एक कक्षा या एक शिक्षक को ही प्रभावित करती है। एक कक्षा या एक शिक्षक को ही क्या करती है, प्रभावित करती है। लेकिन शिक्षण प्रणाली दोस्तों इस परिभाषा के विपरीत पढ़ी जाती है। इस परिभाषा के विपरीत कि शिक्षक द्वारा अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए जो तरीका काम में लेता है वो तो शिक्षण विधि है। अलग अलग क्लास में वो अलग अलग शिक्षण विधियों से शिक्षण कार्य करवाता है। इसका क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और ये विधि एक कक्षा या फिर एक शिक्षक को क्या करती है, प्रभावित करती है। लेकिन दोस्तों शिक्षण जो प्रणाली होती है ये थोड़ी व्यापक होती है। एक विद्यालय को एक विद्यालय को एक विद्यालय को सुबह से लेकर शाम तक, एक विद्यालय को सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से संचालित किया जाता है, जिस तरीके से संचालित किया जाता है, जिस तरीके से संचालित किया जाता है उसे शिक्षण प्रणाली कहते हैं। उसे शिक्षण प्रणाली कहते हैं। दोस्तों शिक्षक प्रणाली का क्षेत्र विस्तृत होता है। शिक्षण प्रणाली का जो क्षेत्र होता है ये विस्तृत होता है। ये कैसा होता है? शिक्षण प्रणाली और शिक्षण प्रणाली का जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो विस्तृत होता है, जबकि शिक्षण विधि का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। और ये जो शिक्षण प्रणाली है विद्यालय से संबंधित होने वाली समस्त जो गतिविधियां होती हैं वो शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आती है। अर्थात विद्यालय के अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत संचालित होने वाली समस्त गतिविधियां समस्त गतिविधियां शिक्षक प्रणाली के अंतर्गत आती है। शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो शिक्षण शब्द है वो शिक्ष धातु में अन प्रत्यय के जुड़ने से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अर्थात एक दूसरी परिस्थिति मतलब सीखने और सिखाने की परिस्थिति के अंतर्गत मदद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, शिक्षण कहते हैं। शिक्षण के भी दो रूप माने जाते हैं, शिक्षण विधि होती है और एक दोस्तों शिक्षण प्रणाली होती है। तो शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष में विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए जो तरीका काम में लेते हैं उसको शिक्षण विधि कहते हैं। दोस्तों शिक्षण विधि का क्षेत्र सीमित होता है और ये एक कक्षा और एक अध्यापक को ही क्या करती है, प्रभावित करती है। लेकिन एक विद्यालय को सुबह से लेकर जब विद्यालय की शुरुआत होती है और उसके बाद में छुट्टी हो जाती है वहां तक, एक विद्यालय को सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से संचालित किया जाता है उसे शिक्षण प्रणाली कहते हैं। शिक्षण प्रणाली का जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो विस्तृत होता है और ये विद्यालय की समस्त गतिविधियों, विद्यालय के अंतर्गत होने वाली समस्त गतिविधियां होती हैं वो किसके अंतर्गत आती है, शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत
आती हैं। तो एक बार उतारे इसको, आगे भी चर्चा करते हैं। भाषा शिक्षण, इसके बाद में दोस्तों चर्चा करते हैं भाषा से संबंधित प्रमुख शिक्षण। किससे संबंधित? भाषा से संबंधित प्रमुख शिक्षण। भाषा से संबंधित प्रमुख शिक्षण। दोस्तों भाषा से संबंधित जो शिक्षण है, इसके अंतर्गत सबसे पहले व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण के साथ में गद्य शिक्षण, गद्य के साथ में पद्य शिक्षण, शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति वी तथा आ उपसर्ग। आ उपसर्ग दोस्तों मूल शब्द के पहले जुड़ता है, नया शब्द बनाता है, अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उपसर्ग कहलाता है। धातु हिंदी में होती नहीं है, संस्कृत में होती है। और प्रत्यय भी शब्दांश मात्र होता है, किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ता है, नया शब्द बनाता है, अर्थ में क्या कर देता है दोस्तों, परिवर्तन कर देता है। तो व्याकरण शब्द में वी तथा आ उपसर्ग करे धातु एवं अन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। अर्थात दोस्तों परिभाषा हमें पढ़ने को मिलती है कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें बालकों को शब्द की उत्पत्ति का, शब्द की उत्पत्ति का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। कहने का मतलब बालक को जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तब तक उसके उच्चारण के अंतर्गत, उसके लिखने के, प्रयोग करने के तरीके के अंतर्गत दोस्तों शुद्धता नहीं आ पाती है। अनेक प्रकार की अशुद्धियां उसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो व्याकरण को हम एक साथ शास्त्र मान सकते हैं कि व्याकरण भी एक प्रकार का शास्त्र है जिसमें बालक को शब्द की उत्पत्ति का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं उसका शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। दोस्तों यहां से नया प्रश्न बनता है कि व्याकरण को जानने वाला, ये रिट के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था। व्याकरण को जानने वाले को व्याकरण के नाम से पुकारा जाता है, व्याकरण। व्याकरण को जानने वाला क्या कहा जाता है दोस्तों, व्याकरण कहा जाता है। इसके अलावा यदि लिंग के आधार पर देखें, किसके आधार पर दोस्तों, लिंग के आधार पर, तो लिंग के आधार पर व्याकरण शब्द है वो पुल्लिंग माना जाता है, क्योंकि व्याकरण होती नहीं है, व्याकरण होता है। लिंग के आधार पर व्याकरण शब्द पुल्लिंग माना जाता है। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में पुल्लिंग माना जाता है। यदि संस्कृत का उल्लेख करते हैं, कौन सी भाषा का दोस्तों, संस्कृत भाषा का, तो संस्कृत में व्याकरण शब्द नपुंसकलिंग माना जाता है। यहां पर फिर से दो नए प्रश्न बन गए कि व्याकरण लिंग के आधार पर यह पुल्लिंग माना जाता है। हिंदी भाषा में व्याकरण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर व्याकरण होती नहीं है, व्याकरण होता है। अब व्याकरण होता है तो हिंदी भाषा का व्याकरण होता है, तो हिंदी भाषा में लिंग के आधार पर व्याकरण शब्द ये पुल्लिंग माना जाता है, जबकि संस्कृत भाषा में दोस्तों यह क्या माना जाता है, ये नपुंसकलिंग माना जाता है। ठीक है।
इसके अलावा हाँ वेदांग, षड वेदांगों के अंतर्गत षड सट वेदांग, सट वेदांग में व्याकरण को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। और शामिल करने के बाद में दोस्तों षड वेदांगों का जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, महत्वपूर्ण स्तंभ है सहारा, महत्वपूर्ण स्तंभ किसको माना गया है? महत्वपूर्ण स्तंभ है वो व्याकरण को ही माना गया है। और यहां पर षट वेदांगों के अंतर्गत दोस्तों व्याकरण को किसकी संज्ञा दी गई? यहां पर षट वेदांगों के अंतर्गत व्याकरण को षट वेदांगों के मुख की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई? मुख की संज्ञा दी गई है। तो यहां पर व्याकरण को मुख माना गया, ज्योतिष, ज्योतिष को आंख माना गया, निरुक्त को कान माना गया, शिक्षा को नाक माना गया। व्याकरण को मुख, ज्योतिष को आंख, निरुक्त को कान और शिक्षा को नाक, और शिक्षा के साथ में दोस्तों कल्प को हाथ माना गया है। किसको? कल्प, कल्प को हाथ माना गया। और हाथ के साथ में छंद को दोस्तों, छंद शास्त्र को छठ वेदांगों के अंतर्गत किसकी संज्ञा दी गई है? पैर की संज्ञा दी गई है। तो ये षट वेदांग, और षट वेदांग में व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद को शामिल किया गया, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्तंभ है वो भी किसको माना गया? व्याकरण को। और व्याकरण को दोस्तों किसकी संज्ञा दी गई? व्याकरण को मुख की संज्ञा दी गई। व्याकरण को किसकी संज्ञा दी गई? व्याकरण को मुख की, ज्योतिष को आंख की, निरुक्त को कान की, शिक्षा को नाक की, कल्प को हाथ की और छंद को पैर की। व्याकरण शास्त्र के दोस्तों सर्वप्रथम जो प्रवक्ता है व्याकरण शास्त्र के, किसके? व्याकरण शास्त्र के व्याकरण शास्त्र के जो प्रवक्ता हैं, सर्वप्रथम प्रवक्ता दोस्तों ब्रह्मा जी को माना जाता है। व्याकरण शास्त्र का जो प्रवक्ता है, ये प्रवक्ता किसको माना जाता है दोस्तों? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी से होकर ये ज्ञान मनुष्य तक आ गया। किसके पास में आ गया? मनुष्य तक आ गया। तो ब्रह्मा जी ने जो व्याकरण शास्त्र का ज्ञान है वो किसको दिया था? बृहस्पति को दिया था। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान किसको दिया दोस्तों? बृहस्पति को दिया। बृहस्पति। और बृहस्पति ने ये जो ज्ञान दिया ये देवराज इंद्र को दिया। बृहस्पति ने दोस्तों ये ज्ञान किसको दिया? इंद्र को दिया। और इंद्र को जो ज्ञान दिया था ये सायण जो लिखा गया है, सायण, सायण रचना, सायण के अंतर्गत। और इसके बाद में दोस्तों देवराज इंद्र ने यह ज्ञान भारद्वाज को दिया। और भारद्वाज ने दोस्तों ये ज्ञान है ये किसको दिया? ऋषि को दिया गया। एक ऋषि राज को दिया गया, एक ऋषि राज को दिया गया। भारद्वाज के द्वारा ये ज्ञान किसको दिया गया? ये ऋषि राज को दिया गया। और ऋषि राज ने ये व्याकरण का ज्ञान किसको दिया? ब्राह्मणों को दिया। ठीक है। तो व्याकरण शास्त्र के दोस्तों सर्वप्रथम जो प्रवक्ता है वो भगवान ब्रह्मा माने जाते हैं। ब्रह्मा ने जो व्याकरण का ज्ञान है वो बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने ये ज्ञान इंद्र को दिया। और ये सायण के अनुसार हमें पढ़ने को मिलता है। भारद्वाज ने दोस्तों ये ज्ञान किसको दिया? ऋषिराज को दिया। और ऋषिराज ने ये ज्ञान किसको दिया? ये ब्राह्मणों को दिया। इसलिए प्राचीन समय के अंतर्गत संस्कृत साहित्य के यदि त्रिमुनि की चर्चा करते हैं, त्रिमुनि, ब्राह्मण यानी त्रिमुनि, इन त्रिमुनियों ने सबसे पहले व्याकरण की रचना का प्रयास किया, जिसमें त्रिमुनि में सबसे पहला हमें एक विचारक पढ़ने को मिलता है महर्षि पाणिनि।
महर्षि पाणिनि। और महर्षि पाणिनि की जो रचना है दोस्तों वो अष्टाध्यायी पढ़ने को मिलती है। महर्षि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। महर्षि पाणिनि की कौन सी रचना दोस्तों अष्टाध्यायी पढ़ने को मिलती है। और महर्षि पाणिनि ने अपनी जो अष्टाध्यायी रचना थी दोस्तों, इस अष्टाध्यायी रचना के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, सूत्र, व्याकरण के सूत्र, और पाणिनि की पाठ्य पुस्तक विधि आगे पढ़ेंगे तो इसने क्या लिखा, अष्टाध्यायी रचना के अंतर्गत सूत्र, और सूत्र के साथ में दूसरा विचारक हमें मिलता है कातायन यानी वररुचि। कातायन, कातायन को दोस्तों वररुचि भी कहते हैं। और वररुचि के द्वारा क्या रचे गए थे दोस्तों, वार्तिक रचे गए थे, वार्तिक, वार्तिक रचे गए थे। और तीसरा विचारक महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को दोस्तों योग दर्शन का जनक माना जाता है, योग दर्शन का जनक माना जाता है। इसकी रचना हमें पढ़ने को मिलती है महाभाष्य। पाणिनि की रचना कौन सी पढ़ने को मिलती है दोस्तों, पाणिनि की रचना हमें महाभाष्य पढ़ने को मिलती है। और इस महाभाष्य के अंतर्गत इस पाणिनि मुनि के द्वारा इष्टि रची गई थी। क्या रची गई थी, इष्टि, इसके भाग रचे गए थे, इष्टि। तो ये ब्राह्मणों के पास में ज्ञान आया और ब्राह्मणों की संख्या त्रिमुनि मानी जाती है। और त्रिमुनि के अंतर्गत दोस्तों महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि की रचना का नाम हमें अष्टाध्यायी पढ़ने को मिलता है, जिसके अंतर्गत व्याकरण के सूत्र रचे गए। कातायन, कातायन ने दोस्तों, कातायन को वररुचि कहते हैं, इसने वार्तिक रचे। और महर्षि पतंजलि की रचना नाम महाभाष्य, जिसके अंतर्गत हमें इसकी इष्टियां यानी संधियां वगैरह पढ़ने को मिलती हैं। तो व्याकरण को वेदांग, छठ वेदांगों में शामिल किया गया है, जहां पर व्याकरण को छठ वेदांग का मुख माना गया है। व्याकरण के स्तंभ की चर्चा करते हैं, व्याकरण के शास्त्र के प्रवक्ता के, तो पहली बार इसको ज्ञान किसके पास में था, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास से ये ज्ञान बृहस्पति के पास में आया, बृहस्पति से इंद्र के पास में आया, इंद्र से भारद्वाज, भारद्वाज से ऋषिराज, और इसी बात से आता हुआ है किसके पास में दोस्तों, ब्राह्मणों के पास में। और ब्राह्मणों में महर्षि पाणिनि, कातायन और पतंजलि, इन तीनों ने क्या किया दोस्तों, व्याकरण शास्त्र की रचना करी। इनमें से महर्षि पतंजलि, महर्षि पाणिनि, पाणिनि एवं किशोरीदास वाजपेयी, पाणिनि और किशोरीदास वाजपेयी, इन दोनों ने सर्वप्रथम व्याकरण को परिभाषित किया। तो पाणिनि और किशोरीदास वाजपेयी ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा दोस्तों। क्या कहकर पुकारा है, शब्दानुशासन कहकर। शब्दा अनुशासन कहकर पुकारा है, अर्थात शब्दों का अनुशासित और व्यवस्थित रूप, किनका, शब्दों का अनुशासित और व्यवस्थित रूप यदि हमें पढ़ने को मिलता है तो दोस्तों किसमें पढ़ने को मिलता है, व्याकरण के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा इस व्याकरण की एक और परिभाषा दी। किशोरीदास वाजपेयी ने व्याकरण को भाषा का भूगोल कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है, भाषा का भूगोल, यानी पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको भूगोल का अध्ययन करना पड़ेगा, भूगोल का अध्ययन करना पड़ेगा। और यदि आपको भाषा सीखनी है, क्या सीखनी है, भाषा सीखनी है, तो आपको व्याकरण का 100% अध्ययन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा किशोरीदास वाजपेयी ने व्याकरण को भाषा का मेरुदंड कहकर पुकारा है, भाषा का
मेरुदंड। और दोस्तों भाषा का जो मेरुदंड, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी होती है। मेरुदंड क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होती है। और भाषा को सीखने के लिए रीढ़ की हड्डी किसको मानी जाती है? व्याकरण को मानी जाती है। जैसे शरीर के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी का महत्व कितना अत्यधिक होता है कि रीढ़ की हड्डी के बिना आदमी सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाता है। यदि व्याकरण का व्यक्ति के पास में ज्ञान नहीं है तो वो भाषा के शब्दों की शुद्धता का उच्चारण कभी नहीं कर पाता है। तो किशोरीदास वाजपेयी ने अलग से दो परिभाषा दिए। पाणिनि और किशोरीदास वाजपेयी ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहकर पुकारा, जबकि किशोरीदास वाजपेयी ने इस व्याकरण को भाषा का भूगोल और या भाषा का मेरुदंड की संज्ञा दी है। और इसके अलावा एक अंग्रेजी साहित्यकार डॉक्टर स्वीटमोर, डॉक्टर स्वीटमोर, डॉक्टर स्वीटमोर ने व्याकरण को व्यावहारिक विश्लेषण कहकर पुकारा है। व्याकरण को व्यावहारिक विश्लेषण, व्याकरण को व्यावहारिक विश्लेषण कहकर पुकारा है। तो तीन विचारकों की दोस्तों यहाँ पर हमें परिभाषा भी पढ़ने को मिलती है। शब्दानुशासन पाणिनि और किशोरीदास वाजपेयी ने व्याकरण को कहा है। भाषा का भूगोल और मेरुदंड की संज्ञा भी किशोरीदास वाजपेयी के द्वारा दी गई। और डॉक्टर स्वीटमोर ने व्याकरण को व्यावहारिक, भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण कहकर पुकारा है कि यदि आपको भाषा का विश्लेषण करना है, विश्लेषण का मतलब आपको इसके क्षेत्र के बारे में यदि जानकारी प्राप्त करनी है भाषा के क्षेत्र के बारे में, तो आपको सबसे पहले किसका अध्ययन करना पड़ेगा? दोस्तों आपको सबसे पहले व्याकरण का ही अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसको आप उतारिए, इसके अलावा भी पढ़ते हैं आगे।